और जिस राज्य में हम मालिक होना था वहाँ नौकर बने हैं, तो उस स्थिति में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? ये जो हासा भाषा जाति धर्म इज्जत आबादी रोजगार चासबास को उसको बचाना पड़ेगा। अधिकांश ग्राम प्रधान अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून कुछ जानते नहीं, लेकिन आदिवासी अभी भी पत्ता दातून लकड़ी बेच रहा है, हाड़ियाँ बेच रहा है, दारू बेच रहा है, माटी काट रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, रेजा कुली का काम कर रहा है। करीब 2 लाख आदिवासी लड़कियां दिल्ली बंबई में बिक गई हैं। वो जनता को समझ में नहीं आता है कि एमएलए एमपी का काम क्या है। वो सोचता है एमएलए एमपी आएगा तो फुटबॉल मैच कराएगा, नाच गान कराएगा, ड्रामा कराएगा, खाना खिलाएगा, खिचड़ी खिलाएगा, खूब नाचो। जोहार, नमस्कार। फैक्ट फोल्ड के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच सालखन मुर्मू जी हैं। सालखन मुर्मू जी झारखंड में और झारखंड के आसपास के राज्यों में आदिवासी मुद्दों पर, समस्याओं पर, भाषा संस्कृति के सवाल पर आंदोलन करते रहे हैं और उससे जुड़े हुए कई सवालों को, मुद्दों को, समस्याओं को संसद में उठाते रहे हैं, मीडिया में उठाते रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे और मेरी जिज्ञासा सबसे पहले सालखन मुर्मू जी से ये है कि रघुनाथ मुर्मू ने, जिसने ओल चिकी का आविष्कार किया था, उसे सबसे पहले हमारे यहाँ के उरांव स्कूल थी, कुड़ख स्कूल धुमकुड़िया कांके में, उसने उन्हें 50 के दशक में उसको सम्मानित किया था और उनको एक तरह से बहुत बड़ी मान्यता उरांव समाज द्वारा दी थी, जिसकी कि उस समय के आदिवासी बौद्धिक जगत में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना मानी गई। और उस समय हमारे उरांव और संथाल लोगों का एक परिचय हुआ, आपसी मेल मिलाप बढ़ा। लेकिन ये 50 के बाद अब हम 2022 में आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो संवाद इतने सालों में बढ़ना चाहिए था, वो कहीं पर घट गया। समस्याएं, मुद्दे बहुत सारे आए हैं, लेकिन आपसी संवाद जो हमारे विभिन्न आदिवासी समाज में भाषा और संस्कृति को लेकर होना चाहिए था, वो कहीं मुझे घटता हुआ दिखता है। तो सालखन जी से ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है कि जो संवाद बना था, वो आपसी गठजोड़ बना था, वो उसमें दूरी क्यों करा गई? कैसे हुआ ऐसा? सबको जोहार। महादेव टोप्पो जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, लिखते हैं, अपनी बात विचार भावना को व्यक्त करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि संताल हो, मुंडा उरांव, इनके बीच में सामीप्य बातचीत होना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति ये है कि मुंडा के भीतर भी बातचीत कम है, उरांव के भीतर भी कम है, मतलब अपने भीतर भी संवादहीनता है। तो इसके पीछे मुझे कारण ये दिखता है कि आदिवासी समाज का, जैसे व्यक्ति का एक विजन होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आदमी तय कर लेता है, मेहनत करता है, तो आदिवासी डॉक्टर बने हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो उसका समाज को क्या बनना है, समाज का भी तो कोई विजन मिशन एक्शन प्लान होना चाहिए। तो मुझे लगता है आज आदिवासी समाज के लिए पहली चुनौती है कि समाज ने तय नहीं किया है शायद कि उसको जाना कहाँ है। तो जब इंडिविजुअल आदिवासी समाज, संताल हो, मुंडा उरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि को वो भी तय करना है, फिर कलेक्टिव विजन मिशन भी तय करना है, क्योंकि भारत के संविधान ने हमको एक साथ शेड्यूल ट्राइब का
पहचान दिया है, अधिकार दिया है, न्याय भी दिया है। तो ये पहली वजह हो सकती है कि व्यक्ति की तरह समाज का विजन मिशन एक्शन प्लान अभी तय नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपका विजन मिशन एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो आज जो चुनौती मैं आदिवासी समाज में देख रहा हूँ कि उसका हासा अर्थात भूमि वो लाइफलाइन है। वो जमीन चली गई तो जीवन चला गया, तो उसको बचाना जो काम है वो एक दो आदमी से नहीं होगा, एक बड़ी ताकत से उसको बचाना होगा। और यहाँ कानून तो है, CNT SPT कानून, तब भी आदिवासियों की जमीन रोज लूटी जा रही है। आदिवासी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि सामूहिक रूप से उसने इस दायित्व को नहीं लिया है। उसका विजन मिशन एक्शन प्लान इसको बचाने का अभी तक नहीं बना है। तो उसकी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी जो है, हासा अर्थात भूमि, उसकी भाषा, संस्कृति, उसका जाति और धर्म, हमारी एक विशिष्ट पहचान है जाति के रूप में, और धर्म भी, हम प्रकृति पूजक लोग हैं। तो सरना धर्म, फिर इज्जत, फिर आबादी, फिर रोजगार, फिर चासबास, खेती बाड़ी, और उसी के साथ जल जंगल जमीन की बात जो उठती है, प्लस संविधान में जो हमारे लिए विशिष्ट प्रावधान हैं, चाहे 5वीं अनुसूची का हो, पेशा कानून का हो, जंगल फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट का हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हो, TSP प्लान का हो। तो ये एजेंडा आदिवासी समाज का अभी नहीं बना है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सभी आदिवासी जो पढ़े लिखे हैं उसके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें नहीं है। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला आदिवासी हो या शहर में रहने वाला, सब अधिकांश आदिवासी पेट और परिवार के लिए जी रहा है। तो समाज उसके एजेंडा में नहीं है। लेकिन बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी जो है, पेट परिवार भी देखता है लेकिन समाज के प्रति भी जागरूक है। तो आदिवासी का मुझे लगता है यहाँ एक बड़ा माने वैक्यूम है। तो जब उसका एजेंडा ही नहीं है तो प्रयास एक दूसरे से मिल के क्यों करेगा? एकता का उद्देश्य ही नहीं है, उसका उद्देश्य केवल जीना है, प्रतिष्ठा के साथ जीना, डिग्निटी के साथ, सामूहिकता के साथ, बड़े एजेंडा के साथ। ऐसा वो नहीं कर पा रहा है। और इसी का नतीजा है, झारखंड राज्य बने अभी 22 साल घुसने वाला है, लेकिन इस राज्य में उसको मालिक बनने की जगह वो भिखारी बना हुआ है। माने राज भी मेरा है, मेरे लिए बनी है, हमको यहाँ आगे बढ़ के सारी चीज़ों पर दखलंदाजी करनी है क्योंकि मेरे लिए बनी है, हमने मांगा था राज। और हमारे पड़ोस में जो बिहारी, बंगाली, उड़िया उपराष्ट्रीयता के लोग हैं वो विरोध करते थे, वो विरोध करेंगे, स्वाभाविक है। अब बिहार काट के झारखंड बनाइएगा, उड़ीसा, बंगाल का कुछ क्षेत्रों को मिलाइएगा, तो वो ठीक समझता है। लेकिन जिसके लिए राज बना है वो अभी तक नहीं समझा है। तो एकता की कमी, विजन की कमी, मिशन की कमी और एक्शन प्लान की कमी। तो राज पाके भी हम एक प्रकार से बेकार साबित हो रहे हैं। और उसी प्रकार एक बड़ी भाषा, आदिवासी की शायद सबसे बड़ी भाषा जो संताली है, हम लोगों ने संघर्ष किया और 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कराया। वो भी बने अभी करीब 20 साल हो रहा है। 22 दिसंबर 2003 को ये शामिल हुआ। तो भाषा 8 शेड्यूल में है, अर्थात राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। देश में अभी 22 भाषाओं को ये मान्यता मिली है, लेकिन उसके बावजूद संताली भाषा से ना पठन पाठन हो रहा है, ना सरकारी काम में उपयोग हो रहा है, ना इससे नियोजन अर्थात नौकरी मिल रही है, ना ये भाषा सिनेमा, टेलीविज़न, खबर कागज, मीडिया या व्यवसाय, कहीं इसकी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही है। लेकिन सरकार क्या करे, हम भी खुद नहीं चाह रहे हैं। तो इन कारणों से मुझे लगता है महादेव जी का जो सवाल है, हम क्यों एक दूसरे के करीब नहीं हैं। 50 के दशक में जब रघुनाथ मुर्मू जो संताली भाषा की लिपि ओल चिकी का निर्माण किया और उरांव भाई लोग उसको धूमकुड़िया से उनको सम्मानित किया, तो छोटी बात नहीं है ना। बिल्कुल। एक दो बड़ी जाति समूह एक दूसरे के साथ मिले हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा गेस्चर है।
अभी होना चाहिए। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ। तो ये सवाल है कि इतनी सारे सवाल हैं, तो ऐसा हम ये आदिवासी क्या करें? आज तो हमारा टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया, हमारा कम्युनिकेशन का जो मीडिया है वो भी बढ़ गया। पहले की तुलना में हम हर तरह से ज़्यादा संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हर तरह से। तो ऐसा हम क्या करें, कौन से कार्यक्रम करें कि हम जो बिखरे हुए हैं, हमारा समाज जो अलग अलग समाज है, कैसे क्या क्या करें? आपने एजेंडा वगैरह के बाद कौन कौन से मुद्दों को लेके किस किस तरह से हम लोग क्या एक्शन प्लान करें कि हमारी एकजुटता और अधिक बढ़े, और जिस राज्य में हम मालिक होना था वहाँ नौकर बने हैं, तो उस स्थिति में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है? ठीक है, जहाँ तक मेरी समझ है, आदिवासी समाज को 3 चीज़ों पर अटेंशन देना चाहिए। पहला तो ये जो हासा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास को उसको बचाना पड़ेगा। वो नहीं बचाएंगे तो आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। जैसे दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है, करीब 7,000 भाषाएं अभी भी हैं, जिसका 40% विलुप्त होने वाला है जल्दी ही। और विलुप्त होने वाली भाषाओं में आदिवासी भाषाएं नंबर 1 में है। तो आपकी भाषा ही खत्म हो गई तो आपका संस्कृति, आपका इतिहास, सब चीज़ खत्म हो जाएगा। तो हमें उस एजेंडा के रूप में उन चीज़ों को चिन्हित कर लेना चाहिए, नंबर 1। उसकी चर्चा समाज में होनी चाहिए। खाली पेट और परिवार को पालने से आपका समाज नहीं बचेगा। समाज को बचाने के लिए आपको उन एजेंडाओं को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको यदि आप सचमुच बचाना चाहते हैं तो आपको समाज में एक बड़ी एकता, बृहद एकता का निर्माण करना होगा। सब लोग मिल बैठ के उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना होगा। और बड़ी एकता बनाना है तो समाज में जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। जैसे आदिवासी समाज में ये नशा का दौर, इतना नशापन है, वो आदिवासी समाज का एक परिचय जैसा बन गया है कि आदिवासी पी पा के मताल है, जमीन लुटा रहा है, घर लुटा रहा है, लेकिन होश में आता नहीं। दूसरा, उसके समाज में अंधविश्वास, डायन के नाम पर हत्याएं रोज हो रही हैं। तीसरा है कि वो ईर्ष्या द्वेष के जंजाल में फंसा हुआ है। 4 नंबर, वो जब भी वोट आता है वो वोट को हड़िया, दारू, चखना, रुपये, पैसों में बेचता है। तो सही जनप्रतिनिधि को चुनता नहीं है। वो वोट के मतलब विकास, वोट के मतलब अधिकार, न्याय वो नहीं जानता है। वो जानता है वो वोट आ गया माने खाना पीना, नाचना गाना, मौज मस्ती करना है। तो ऐसी स्थिति में जी रहा है। और उस आदिवासी समाज में अभी हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं कि आदिवासी समाज गाँव में बसता है, और गांव की व्यवस्था में हम लोग का संरचना ये है कि हर एक गांव में आदिवासी समाज का एक प्रमुख होता है, जिसको आप ग्राम प्रधान बोल सकते हैं। हो समाज में, संताल में, मुंडा में, उरांव में, खड़िया में, सब में है। तो अभी हम चूंकि पुरानी प्रथा, परंपरा और रूढ़ियों से बंधे हुए हैं, तो हमारा ग्राम प्रधान जो होता है वो अभी वंश परंपरागत है। वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है या सिलेक्टेड नहीं है, जबकि होना चाहिए कि गांव के सभी लोग मिलकर, स्त्री पुरुष मिलकर ग्राम प्रधान का चयन करते। तो अभी वंश परंपरागत के कारण से अधिकांश ग्राम प्रधान अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून कुछ जानते नहीं, देश दुनिया की खबरों से बेखबर रहते हैं। तो संविधान, पार्लियामेंट क्या है, सरकार क्या है, एमएलए एमपी का काम क्या है, हमारा अधिकार क्या है, कुछ समझते नहीं हैं। और नासमझी के कारण, नशा आदि के कारण गांव का एक प्रकार से कब्जा हो गया है दलालों के द्वारा, मातालों के द्वारा। तो गांव में अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, डर से चुपचाप रहते हैं। कौन है मताल और दलालों से झगड़ा करेगा, लड़ेगा। तो इन चीज़ों में सुधार बहुत ज़रूरी है अभी इमीडिएट। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात हम कंसेप्ट के रूप में कहना चाहेंगे, आदिवासी या किसी भी समाज को भारत देश में कुछ प्राप्त करना है ज़्यादा लोगों के हित के लिए,
तो तीन ही तरीके हो सकते हैं मेरी समझ से। एक तो है कि जन एकता के आधार पर एक जन आंदोलन जो शांतिपूर्ण हो, संवैधानिक हो, ये मार काट तीर तलवार वाला नहीं। ज्यादा लोग समझें कि संविधान के तहत ये अधिकार हमको मिलना है, सरकार नहीं दे रही है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, बहुत सारे अधिकार। जैसे अभी आदिवासी समाज में धर्म के अधिकार पर बहुत चिंता है कि हम जो लोग ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, हम प्रकृति पूजक हैं, अभी तक हमको धर्म का मान्यता सरकार ने नहीं दिया है। तो आदिवासी का मांग है कि हमको सरना धर्म कोड का मान्यता दो, जनगणना में हमको हमारे धर्म की मान्यता से गिनती करो। हमसे कम लोग ये बौद्ध, जैन और कौन कौन से लोग हैं, हमसे बहुत कम है उनकी संख्या, उनको आपने दे दिया, हमको नहीं दिया है। लेकिन ये बात हमारे गांव समाज के ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो महसूस भी नहीं करते हैं कि धर्म का मान्यता क्या करना है। भाई हम तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, अपने ढंग से नाच गान कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम आदिवासी हैं तो जब तक हमको शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हम बोलते चलें कि हम आदिवासी हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में भर्ती नहीं करेगा, इलेक्शन में इंटरटेन नहीं करेगा, नौकरी में हमको नहीं लेगा, बोलेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो उसी प्रकार धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हमारा कहना है कि आदिवासी को यदि इस समय भाषा भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास का अधिकार लेना होगा तो पहले जनता में जागरूकता बनानी होगी, एकता बनानी होगी, आवाज़ उठाने के लिए जन आंदोलन करना होगा। रांची जिला में यदि 5 लाख आदिवासी हैं तो 5 लाख आदिवासियों को जरूरत पड़ेगा तो एक दिन में रांची आके डीसी एसपी का घेराव करना होगा, ताकत दिखाना होगा, जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन हम आ सकते हैं। तो पहला तरीका है अधिकारों को प्राप्त करने का जन एकता से जन आंदोलन। दूसरा तरीका जनप्रतिनिधियों की सच्ची सक्रियता, माने हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं एमएलए एमपी, उनको आवाज उठाना है असेंबली पार्लियामेंट में। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत व्यवस्था में पंचायत में मुखिया है, ब्लॉक में प्रमुख है, जिला परिषद में चेयरमैन है। तो ये आदिवासियों के लिए शेड्यूल एरिया में बहुत सीट रिजर्व हैं। तो झारखंड जैसे प्रदेश में एमएलए एमपी भी सबसे ज़्यादा आदिवासी, मुख्यमंत्री भी आदिवासी, विरोधी दल का नेता भी आदिवासी, 2 महीने पहले तक राज्यपाल भी आदिवासी, और मुखिया प्रमुख जिला परिषद में भी आदिवासी। लेकिन आदिवासी अभी भी पत्ता, दातुन, लकड़ी बेच रहा है, हाड़ियाँ बेच रहा है, दारू बेच रहा है, माटी काट रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, रेजा कुली का काम कर रहा है। करीब 2 लाख आदिवासी लड़कियां दिल्ली बम्बई में बिक गई हैं, और नौजवान लोग कोई मद्रास जा रहा है, कोई हैदराबाद, कोई पंजाब, कोई आसाम पेट के लिए, और दुनिया भर के लोग यहाँ आके अपना रोजगार कर रहे हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि लेकिन चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, और जनता भी उसको बुलवाने के लिए फोर्स दे। और जनता को समझ में नहीं आता है कि एमएलए एमपी का काम क्या है। वो सोचता है एमएलए एमपी आएगा तो फुटबॉल मैच कराएगा, नाच गान कराएगा, ड्रामा कराएगा, खाना खिलाएगा, खिचड़ी खिलाएगा, आ खूब नाचो। तो ये जो जनप्रतिनिधि जो हैं वही आज के फैसला देने वाले लोग हैं। तो उस समझदारी को हमको बढ़ाना होगा। जैसे अभी हाल में 1 सप्ताह पहले ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लोग 175 किलोमीटर करीब पैदल चले, धूप में, पाँव में छाले पड़ गए और राज्यपाल को ज्ञापन दिया। तो पैदल चले हजारों लोग, ज्ञापन दिए राज्यपाल को, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों से जो आदिवासी एमएलए एमपी वो कुछ नहीं बोले और चुप थे, और चुप ही रहेंगे। अरे भाई, आपको सब लोगों ने चुन के भेजा है, वो पैदल क्यों चलेंगे? आप क्यों नहीं बोलेंगे? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग राज बनाने के लिए भी आंदोलन, अब राज बनने के बाद भी आंदोलन, लेकिन बंगाली, बिहारी, उड़िया समाज के लोग तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उसके एमएलए एमपी ही उनकी भावनाओं को, उनकी ज़रूरतों पर आवाज़ उठाते हैं, फैसला करते हैं, सरकार उनकी है। तो दूसरा तरीका ये हुआ। और तीसरा है कि न्यायपालिका, अर्थात बड़ी जो चीज़ों को हासिल करना है तो एक उपाय तो जन आंदोलन का है, दूसरा उपाय जनप्रतिनिधि का है,
तीसरा उपाय न्यायपालिका का है, लेकिन न्यायपालिका में आदिवासी भावना, विचार, तकलीफ को समझने वाले लोग कम हैं, तो हम वहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जनसंख्या हमारी इतनी ज़्यादा है अभी भी, उनमें समझदारी और एकता थोड़ी बन जाए तो हम जो चाहते हैं वो मिलेगा। चूँकि हम ज़्यादा कुछ किसी से लूट के लेके नहीं चाह रहे हैं, मेरा जो हिस्सा है वही हमको नहीं दिया जा रहा है, चाहे CNT SPT कानून के रूप में हो या भाषा के अधिकार, जमीन के अधिकार इत्यादि, रोजगार के अधिकार के रूप में।